From this video we'll start a new chapter of class 12 that is molecular basis of inheritance, जो कि अपने आप में एक बहुत ही important part है क्लास 12 का। जब इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस जो शब्द है ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। एक्चुअली इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जेनेटिक कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। अब हमने इससे पहले पढ़ा कि क्रोमोसोम्स के थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा है, जीन्स के थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा है। इसका मतलब कोई भी चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, कैरेक्टर्स जा रहे हैं। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे भी एक टर्म आ रही है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कुछ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, बट किस आधार पे जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हैं। इनका बेस क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस है। अब ऐसे क्या मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है? तो इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम इंक्लूड करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है क्लास 12 का। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक सिंगल सेल की बात करें, हमारी बॉडी की अगर सिंगल सेल की बात करें, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेल की बात करें, या ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं और ऑर्गेनिज्म में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहला उसका आंसर हमें ये देना है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो होते हैं डीएनए और आरएनए। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो नेचुरली वे वेयर दे आर लोकेटेड इनसाइड द सेल। ये सेल में मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये सेल में मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड कौन होते हैं? न्यूक्लिक एसिड हैं डीएनए एंड आरएनए। कहाँ पे लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड इन द सेल। ये सेल में लोकेटेड है। क्लियर? तो सबसे पहले डीएनए और आरएनए कहाँ होते हैं, सबसे पहले इनकी लोकेशन को हम पढ़ेंगे, और लोकेशन के साथ हम ये भी देखेंगे कि मेन पार्ट कौन सा है, यानी कि मेन जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्यों बोलेंगे और वो क्यों कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले एक सेल में बना रही हूं यहां पे, दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सी सेल है? ये है यूकैरियोटिक सेल। दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस के बाद हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं एक सेल ऑर्गेनल, क्योंकि नेचुरली अगर सेल है तो सेल ऑर्गेनल होंगे, और सेल ऑर्गेनल हैं तो नेचुरली सेल ऑर्गेनल कहाँ पे लोकेटेड होंगे? सेल ऑर्गेनल लोकेटेड होंगे साइटोप्लाज्म में। तो ये एक सेल है यूकैरियोटिक सेल, इसका ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ये है न्यूक्लियस। तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियस को भी मेंशन कर देती हूँ। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। दिस सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड। अब ये 3 टाइप का हो सकता है। प्लास्टिड्स 3 टाइप के हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल है। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल है तो प्लास्टिड है। क्लियर? तो यहाँ पे 2 तो ऑर्गेनल है और एक है उसका
न्यूक्लियस। अब हमें जानना है इस सेल में कि जो न्यूक्लिक एसिड है उस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए कहां पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम यहां पे ढूंढेंगे डीएनए को। किसको सर्च करेंगे हम? डीएनए को सर्च करेंगे कि वो कहां पे है। तो जब हम डीएनए देखते हैं तो नेचुरली हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लियस में तो होगा ही होगा। सो द डीएनए इज लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्लियर? पहली लोकेशन एक सेल में न्यूक्लियस में डीएनए है। फिर वहीं हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है, बिल्कुल है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। प्लास्टिड के पास डीएनए है, बिल्कुल है, प्लास्टिड के पास डीएनए, ये प्लास्टिड के का डीएनए हो गया। तो अगर हम डीएनए की लोकेशन देखें, अगर हम डीएनए की लोकेशन देखें, सो डीएनए इज लोकेटेड कहां कहां पे? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये तीन जगह लोकेटेड है। प्लास्टिड में तीनों आ जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? अब अगर यहां पे कंपेयर किया जाएगा तो कंपैरिजन में हमें कुछ और नई चीजें पता चलेगी कि डीएनए कैसा है, मेन डीएनए कौन सा है, अगर न्यूक्लियर डीएनए नहीं है तो उस डीएनए को हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर डीएनए न्यूक्लियस में लोकेटेड है तो इस डीएनए को बोला जाएगा न्यूक्लियर डीएनए। दिस डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियर डीएनए एंड दिस डीएनए इज द मेन डीएनए ऑफ द सेल। ये सेल का मेन डीएनए होगा। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की, तो जैसा कि आपने सेल टॉपिक में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। रीजन क्या है? दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन आरएनए एंड दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, इनका खुद का आरएनए होता है। जब आरएनए का जिक्र करेंगे तो उसकी लोकेशन भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि खुद के प्रोटीन बना सकते हैं, इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ये चीज आप पढ़ के आए हैं। अब यहां पे अगर हम बोले कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए है इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए मौजूद है एक सेल में, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक हैं, तो यहां पे इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक डीएनए। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए। क्लियर? तो न्यूक्लियस का डीएनए न्यूक्लियर डीएनए, साइटोप्लाज्म के सेल ऑर्गेनल में जो डीएनए मौजूद है चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या प्लास्टिड हो, दैट डीएनए इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्लियर? तो ये दो बातें। अब डीएनए है कैसा, यानी कि डीएनए लीनियर है, सर्कुलर है, सिंगल स्ट्रैंड में बना हुआ है, डबल स्ट्रैंड में बना हुआ, कैसा डीएनए है? तो जैसा कि हमें न्यूक्लियस में दिखाई दे रहा है तो उसमें दो स्ट्रैंड्स, तो है डबल स्ट्रैंडेड। तो यहां पे डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड, बट लीनियर। दो स्ट्रैंड है, लीनियर डीएनए है, लंबा है, सीधा सीधा डीएनए। क्लियर? वहीं जब हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के डीएनए की बात करते हैं तो द डीएनए इज सर्कुलर डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर डीएनए है एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्लियर? तो यहां पे सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और न्यूक्लियस में डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर डीएनए। क्लियर? तो एक यूकैरियोटिक सेल में, चाहे वो हमारी बॉडी की हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की हो, प्लांट सेल हो, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है क्योंकि प्लास्टिड दिखाया है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये प्लांट सेल है, राइट? तो
कोई भी सेल, अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की लोकेशन 3 जगह हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस. नाउ विल टॉक अबाउट वेयर आरएनए इज लोकेटेड. आरएनए कहां पे लोकेटेड होता है? तो आरएनए को दिखाने के लिए आई विल यूज हियर पर्पल कलर. नाउ नेचुरली जहां पे डीएनए है वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनता है. प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर? तो अगर न्यूक्लियस में डीएनए है तो यहां पे आरएनए भी होगा. अगर न्यूक्लियस में डीएनए है तो क्या होगा? आरएनए भी होगा. अगर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है तो आरएनए मौजूद होगा और प्लास्टिड में भी आरएनए मौजूद होगा. बट अगर वहीं हम बात करें कि जहां पे डीएनए नहीं है वहां पे भी आरएनए हो सकता है, तो हर जगह ट्रांसक्रिप्शन का लॉजिक हम नहीं लगा सकते. तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे ये साइटोप्लाज्म में भी आरएनए है, ये साइटोप्लाज्म में आरएनए मौजूद है. और एक सेल ऑर्गेनल दैट इज नोन एज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम. तो यहां पे राइबोसोम्स में भी आरएनए लोकेटेड है. सो हियर इन द राइबोसोम आरएनए इज लोकेटेड. क्लियर? तो अगर ज्यादा स्कैटर्ड बोलेंगे तो हम किसको बोलेंगे? आरएनए को बोलेंगे, क्योंकि आरएनए कहां कहां पे है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम में. तो यहाँ पे आरएनए की जो लोकेशन है वो डीएनए से थोड़ी ज्यादा होगी. इन तीनों में तो लोकेटेड है ही है, तो यहाँ पे ये तीनों तो लोकेशन में आएंगे. साथ साथ में यहाँ पे आ जाएगा साइटोप्लाज्म और आ जाएगा यहाँ पे राइबोसोम्स. क्लियर? तो आरएनए ज्यादा जगह स्कैटर्ड है, ज्यादा जगह फैला हुआ है. बट अगर हम बोलें कि डीएनए और आरएनए किसी भी यूकैरियोटिक सेल में मौजूद हैं और हम इनको बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें जो मेन जेनेटिक मटेरियल कहलाता है वो डीएनए ही कहलाता है. बाय चांस किसी सेल में या किसी सेल में अगर डीएनए नहीं है, देन वी विल कंसीडर आरएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड और द जेनेटिक मटेरियल. उसके बाद में आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जाएगा. अगर डीएनए नहीं है तो, अगर डीएनए है तो डीएनए ही मेन जेनेटिक मटेरियल होगा. डीएनए के ना होने से आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा. क्लियर? अब अगर मान लीजिए कोई सेल यूकैरियोटिक सेल ना होके प्रोकैरियोटिक सेल है, तो मान लीजिए अगर कोई सेल प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम जानते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एनक्लोज नहीं है न्यूक्लियस में, वो साइटोप्लाज्म में ही कहीं पड़ा हुआ है. क्लियर? Why is it so? Prokaryotic cell do not have membrane bound genetic material. उसके पास membrane bound genetic material नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो डीएनए कहाँ पे होगा? तो जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा. ये रहा डीएनए. डीएनए कहाँ पे है प्रोकैरियोटिक सेल में? साइटोप्लाज्म में है, सर्कुलर डीएनए. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो इसका जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए है वो, अभी फिलहाल डीएनए की बात हो रही तो डीएनए कहाँ पे है? डीएनए है साइटोप्लाज्म में. वहीं हम बोले कि इसका आरएनए कहाँ पे है, तो इसका आरएनए भी साइटोप्लाज्म में है और आरएनए से जो बनने वाले प्रोटीन्स हैं वो भी साइटोप्लाज्म में है. तो अगर पूरा हम प्रोसेस देखें कि डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना एक प्रोकैरियोटिक सेल में कहां पे हो रहा है? उसके साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्योंकि द प्रोकैरियोटिक सेल इज द सेल जिसके पास क्या नहीं है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है.
तो जब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो उसका जो डीएनए या आरएनए कहां पे होगा, साइटोप्लाज्मिक होगा, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि डीएनए कहां पे होता है और आरएनए कहां पे होता है। अब वहीं अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स को देखें तो ये भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम कंसीडर करेंगे कि डिस्कवरी रिलेटेड हम सारी चीजें डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है। सो द न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर इन द ईयर 1869 में। हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के नाम दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस चैप्टर में या फिर हम जेनेटिक्स का कोई भी पार्ट बोलें उसमें जो भी साइंटिस्ट है उनके डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन आ जाता है, तो पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, एफ मिशर को जाता है इन द ईयर 1869। इन्होंने पस सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक डेंस बॉडी को देखा, एक डेंस स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लिन। सो इन न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल कॉल्ड इट न्यूक्लिन। इन्होंने क्या देखा कि जो पस सेल है, मान लीजिए ये पस सेल है, पस सेल क्या होती है, कभी हमें चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो घाव लगने पे जो पस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं उनको ही हम पस सेल्स बोलते हैं। तो उन पस सेल्स को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया और देखा गया कि उसके जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में एक डेंस बॉडी है, एक डेंस बॉडी है, और इस डेंस बॉडी को ही नाम क्या दिया मिशर ने, न्यूक्लिन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में लोकेटेड थी और इसका जो नेचर था वो किस टाइप का था, एसिडिक नेचर का था। क्लियर? अब इन्हीं के एक स्टूडेंट थे एल्टमैन। एल्टमैन ने इस पर्टिकुलर डेंस बॉडी को जो कि न्यूक्लिन नाम से एफ मिशर ने डिस्कवर की थी उसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया एल्टमैन ने और न्यूक्लिन नाम दिया एफ मिशर ने। ये बात याद रखनी है, एफ मिशर ने न्यूक्लिन नाम दिया, एल्टमैन जो कि एफ मिशर के ही स्टूडेंट थे उन्होंने इस न्यूक्लिन को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी या इसका नेचर कैसा था, एसिडिक नेचर था। क्लियर? तो इस एसिडिक नेचर होने की वजह से इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए का नेचर एसिडिक, आरएनए का नेचर भी एसिडिक, इसलिए हम इनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब इनका नेचर ऐसा क्यों होता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ये है क्या, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। तो सबसे पहले बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि पॉलीमर क्या होता है और ये डीएनए और आरएनए पॉलीमर क्यों है। तो सबसे पहले अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के जुड़ने से एक चेन बन जाती है, उस चेन को ही हम कहते हैं पॉलीमर। क्लियर? उस चेन को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। और उसमें जो एक छोटा मॉलिक्यूल है जिसके जुड़ने से ये चेन बनी है, उस छोटे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मोनोमर। तो एक छोटा मॉलिक्यूल तो हो गया मोनोमर और एक बड़ा मॉलिक्यूल हो गया पॉलीमर। तो डीएनए क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको हम नाम देते हैं पॉलीमर। इसको मैक्रोमॉलिक्यूल भी बोला जाता है क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो। दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। आपने 11th क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स में जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो उसमें हम डीएनए को भी बोलेंगे और आरएनए को भी बोलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, या इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। याद रखने के लिए यहाँ पे टाइड वर्ड है, तो टाई से ट्राई हम याद रख सकते हैं। ट्राई में
तीन चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। वहीं अगर हम बोले न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को निकाल दो, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को निकाल दो तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर रह जाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। टाइड में तीनों, साइड में दो, दो किसको लेना है हमें, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को लेना है, फॉस्फेट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। डीएनए और आरएनए ये दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये दोनों ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसमें दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं, पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स, सो वी विल डिस्कस इट लेटर। इससे पहले एक छोटा सा लॉजिक समझें। जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े हैं और उन्होंने जुड़ के एक बड़ी चेन बना दी, दैट इज पॉलीमर। क्लियर, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। अब इस न्यूक्लियोटाइड में क्या है, न्यूक्लियोटाइड में है फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। अब अगर केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस को लेंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, अगर तीनों को लेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि यहां पे और भी क्या जुड़े हैं, यहां पे और भी न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, क्योंकि पूरी चेन है तो हम पूरी चेन बना लेते हैं। ये पूरी चेन बन गई। यहां पे फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, शुगर 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 एंड नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है। यहां तो हमने दिखाने के लिए कुछ बनाए हैं, 4-5। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, अगर हम इसको देखें ऐसे, न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं तो इन्होंने बना दी पॉलीमर। तो ये बन गया पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बना ये, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और इसमें एक सिंगल यूनिट हो गई मोनोमर, एक सिंगल यूनिट हो गई मोनोमर। क्लियर। तो ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर और ये एक मोनोमर है, 4 मोनोमर है। अब ये जुड़े हैं आपस में, तो ये जुड़े कैसे, बात ध्यान रखनी है। यहां पे शुगर से जुड़ा होता है फॉस्फेट, शुगर से जुड़ा होता है फॉस्फेट, शुगर से जुड़ा होता है फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये चेन बनती चली जाती है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की। क्लियर, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। अब शुगर और फॉस्फेट किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनके बीच में किस टाइप का लिंकेज है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे याद क्या रखना है हमें कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें, क्या क्या, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक लंबी चेन बना रहे हैं। उस लंबी चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। इट मे बी डीएनए, इट मे बी आरएनए। क्लियर। सो यहाँ पे हमने पूरा इसका एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया है कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, डीएनए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होता है सेल में, आरएनए सेल में कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब हम जो आगे इसकी डिटेलिंग करेंगे वो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, कि जो कंपोनेंट्स हैं, डीएनए हो या आरएनए हो, उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, उनमें प्यूरिमिडिन्स का क्या फंक्शन है, पायरिमिडिन्स का क्या फंक्शन है, किस तरीके से शुगर से अटैच रहते हैं।